नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एविडेंस क्या होता है, एविडेंस के टाइप कैसे होते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एविडेंस, कौन सी एविडेंस दी जा सकती है। तो बहुत सारे केस होते हैं, सिविल केसेस भी होता है, क्रिमिनल केस भी होता है, ओरल एविडेंस भी होती है और उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होती है। तो क्या एविडेंस दे सकते हैं, किस टाइप की एविडेंस दे सकते हैं, कौन सी कोर्ट एविडेंस लेगा, कौन सी कोर्ट एविडेंस नहीं लेगा। तो उसको आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़, जो सेक्शन 5 है एविडेंस एक्ट का, वो क्लियरली बोलता है कि दो ही चीज़ों की एविडेंस दे सकते हैं। दो चीज़ क्या क्या है? वो पहली चीज़ है फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू जिसे हम बोलते हैं विवाद्यक तथ्य, और दूसरा है रिलेवेंट फैक्ट, जो सुसंगत तथ्य। अब आम भाषा में इसको कैसे समझेंगे? हम उदाहरण के लिए दोनों केस लेते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस जो होते हैं, तो सिविल केसेस में जब प्लीडिंग आ जाती है, प्लेंटिफ का प्लेंट और डिफेंडेंट का WS, तो वहाँ कोर्ट ये देखता है कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य विवाद किन बिंदुओं पर है। कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करता है। ऑर्डर 14 CPC के अकॉर्डिंगली इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज वो होते हैं विवाद बिंदु, जिसे बोलते हैं कि जिन बिंदुओं पर पक्षकारों के मध्य विवाद है। इसी प्रकार जो आपराधिक मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो वहाँ कोर्ट को पर्टिकुलर एक चीज़, फैक्ट इन इशू ये होता है कि क्या जो एक्यूज्ड ए है उसने मर्डर किया या नहीं किया, क्या उसने चोरी की, यही फैक्ट इन इशू होता है। तो हम केवल दो ही चीज़ों की एविडेंस दे सकते हैं, फैक्ट इन इशू की और रिलेवेंट फैक्ट की। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या है? तो रिलेवेंट फैक्ट एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेके 55 तक बताए गए हैं कि क्या रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। लेकिन रिलेवेंट फैक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक, जो लोग जुडिशरी की और LLB की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ एक प्रश्न आता है अक्सर एग्जामिनेशन में। वो प्रश्न होता है रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, यानी सुसंगता और ग्रह्यता, कि कौन सी चीज़ रिलेवेंट होगी, कौन सी चीज़ एडमिसिबल होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ रिलेवेंट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो, और जो चीज़ एडमिसिबल होती है, हो जाती है, भले ही वो रिलेवेंट क्यों ना हो। तो जैसे कि हम समझते हैं कि 5 से 55 तक रिलेवेंसी की बात की गई, लेकिन कोई चीज़ रिलेवेंट है, फिर भी हो सकता है हम वो कोर्ट एडमिसिबल ना करे। इसके साथ एक सेक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 136, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ 136 एविडेंस एक्ट का सेक्शन ये बोलता है जज टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। एक जज है, वही डिसाइड करेगा कि एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं। दोनों ही तरह की एविडेंस, चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, क्योंकि हम बहुत सारे मामलों में देखते हैं कि एक जो एक्यूज्ड होता है वो अगर पावरफुल है और जो विक्टिम है वो वीकर साइड है, तो जब वो बहुत सारे एविडेंस, सपोज करिए उसने कहा मैं अपने एग्जामिनेशन में 100 लोगों को प्रोड्यूस करूंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 लोगों, क्योंकि 100 लोग अगर प्रोड्यूस किए जाएंगे उसकी साइड से तो ट्रायल बहुत लंबा चलेगा और नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगी ये। तो वहाँ कोर्ट पूछ सकता है कि आप बताइए कि किस व्यक्ति से आप क्या साबित कराना चाहते हैं। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाइड करा पाएगा, केवल जितने लोगों के संबंध में, केवल कोर्ट उतने ही लोगों को परमिट करेगी, अदरवाइज। तो यहाँ जज के पास बहुत बड़ी पावर है 136 में, कि अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा विटनेसेस को लीड कराता है या कोई अननेसेसरी एविडेंस दे सकता है, तो वह कोर्ट कह सकता है कि इट इज़ नॉट, जज डिसाइड करेगा एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, कभी कभी कुछ चीज़ रिलेवेंट होती है लेकिन एडमिसिबल नहीं होती। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो होते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो ड्यूरिंग मैरिज अगर हुए होते हैं, तो उनको कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना तो उनके बारे में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, और अगर कोई पक्षकार स्वतः से बताना चाहे तब भी उसको रोक दिया जाएगा। तो हस्बैंड और वाइफ का कम्युनिकेशन प्रिविलेज हो गया। अब सपोज करिए एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने मर्डर किया, रिलेवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है। रिलेवेंट है, सीधा सीधा फैक्ट इन इशू ये है, सब कुछ है, लेकिन एडमिसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 122 सेक्शन जो है वो मना कर रहा है कि ये कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है, इसको नहीं लिया जाएगा। दूसरा, इसी तरह से एक एक्यूज्ड एक एडवोकेट के पास जाता है और कहता है वकील साहब मैंने एक अपराध किया है, मेरा केस आप लड़ लीजिए। वकील साहब कहते हैं नहीं, मैं तो 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो जहां वो कहता है मेरे पास तो 1 लाख रुपए फीस देने के लिए नहीं है, तो वो चला जाता है। लेकिन जो बात एक्यूज ने वकील साहब को बताई थी वो
एंगेज करने के अनुक्रम में बताई थी। भले ही वकील साहब एंगेज नहीं हुए, लेकिन वकील साहब कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि उस एक्यूज्ड ने मुझे बताया था कि मैंने मर्डर किया, क्योंकि जो भी बात एक्यूज ने बताई थी वो एंगेज करने के अनुसरण में बताई थी। तो ये जो बात है एक्यूज ने वकील साहब से कही, ये रिलेवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि 126 जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वो बार कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारी बातें होती हैं वो रिलेवेंट नहीं होती लेकिन एडमिसिबल होती हैं, जो रिलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी एडमिसिबल है। ऐसा क्या है, अब सपोज करिए एक विटनेस आता है विटनेस बॉक्स में, वो किसी पक्षकार की ओर से आया है। अब फैक्ट एंड इशू कुछ हो सकते हैं, रिलेवेंट फैक्ट कुछ हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न वकील उससे करता है। वो पूछता है कि अच्छा आप ये बताइए आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। केस से कोई मतलब नहीं है लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है उससे। तो सेक्शन 145 से 155 तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेवेंट नहीं होती लेकिन फिर भी उससे पूछी जा सकती हैं। आप क्या काम करते हो, कि इससे कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन फिर भी पूछी जा सकती है। रिलेवेंट नहीं है लेकिन एडमिसिबल है। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की उन सभी बातों पर जो रिलेवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है, और जो रिलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी एडमिसिबल है। तो एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी दो अलग अलग चीज़ हैं, ये समानार्थक नहीं है, समान पर्यायवाची भी नहीं है, दोनों का अलग अलग यूज है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एविडेंस का एक अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।